सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to any details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज आपके एक डिमांड में भी एक टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो जितना आप लोगों ने बताया था कि सर वो एनवायरनमेंट वाला पूरा कवरेज दे दो एक, तो श्योर शॉट आपको कवर मिलेगा, पक्के से मिलेगा, क्योंकि एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया. तो फोर्थ टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो ये सोलर एनर्जी अलायंस की जो आपने टॉपिक रिकमेंड की थी, ये उसी के परव्यू में आता है. और क्योंकि रिसेंट एक कमिटी भी, एक मीटिंग भी हुई सोलर अलायंस के, एंड इट इज रिलेटेड टू इंडिया समवेयर एंड समवॉट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ये आज की न्यूज है एक. एंड आई होप अगर आप लोगों ने क्लैट 2022 का, अब 23 का, माय बैड, 23 का अगर आपने सैंपल पेपर बनाया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था. एक्चुअली जितने भी जीके के क्वेश्चंस थे, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द न्यूज़पेपर ओनली, राइट. कोई भी इधर उधर से नहीं था फालतू का. कि जो कैप्सूल खाने वाले जो लोग होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली वहीं से पूछे हैं. एंड टर्म्स दे फोकस ऑन बेसिकली ऑन द टर्म्स, कि यूएपीए है तो उस पर पूरा खोल दिया, एनआईए है तो पूरा उस पर खोल दिया. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड बी फोकसिंग ऑन. तो एंड एक एनवायरमेंट से था, दैट वाज लिटरली अनएक्सपेक्टेड, बट कोई बात नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड करेंगे तो हम भी अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, क्या पता हमारे काम आ जाए. तो फर्स्ट टॉपिक है आरटीआई के केसेस पाइल अप हो रहे हैं. तो इसमें लगा नहीं होगा ना, फर्स्ट पेज पे न्यूज आई है तो लगा अच्छा ठीक है आरटीआई केसेस पाइल आउट हो रहे, पाइल अप हो रहे, हमें क्या मतलब सानू की. नहीं, अपने को बहुत मतलब है. हम वी विल बी फोकसिंग ऑन द आरटीआई, राइट. आरटीआई पे बहुत सारी बातें होंगी आज. सेकंड टॉपिक इज नेशनल कैडेट फॉर द गुड गवर्नेंस. ये टॉपिक आई हैव पिक्ड फॉर द रीजन बीइंग कि ये आईलेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द आईलेट. बिकॉज क्योंकि देखो दो एस्पेक्ट है. एक तो गुड गवर्नेंस टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है अपने आप में, राइट. एंड गुड गवर्नेंस इज वन ऑफ द प्राइमा फेसाई गोल ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. उन्होंने हमेशा से गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया है, राइट. गुड गवर्नेंस के लिए फोकस किया. एंड द थर्ड इज, कल ही मोदी जी ने इनॉग्रेट किया उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर, महाकाल मंदिर उज्जैन में, इसका कॉरिडोर. इट इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल ज्योतिर्लिंग. तो इसके बारे में भी जानेंगे कि एग्जैक्टली ये कॉरिडोर क्या है, और एक थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे महाकाल मंदिर के बारे में. फिफ्थ टॉपिक इज इजराइल एंड लेबनान एग्रीमेंट. देखो इजराइल एंड लेबनान एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नेचुरल गैस के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं इसमें. तो सर नेचुरल गैस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज रशिया और एक पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी रिसेंटली फटी है पाइपलाइन, दैट इज द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2, राइट. नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2. तो वहां से थोड़ा समवट एंड समवट वी विल बी एबल टू लिंक द सेम टॉपिक, राइट. तो एक बार ना क्लैट सैंपल पेपर देखना एंड यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द हिंदू. जो लोग यार द हिंदू नहीं भी पढ़ना मत पढ़ो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट एक्सप्रेस पढ़ो. ओवरऑल पढ़ने की आदत डालो, अभी भी टाइम है, पढ़ लो. दे आर 2 डिफरेंट मॉक्स आर स्टिल वेटिंग फॉर यू. दैट इज द 14 अक्टूबर को एक आएगा और एक और शायद नेक्स्ट मंथ आएगा. तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द क्लैट. ऐसा कोई वो नहीं है कि 2 महीने बचे, प्रिपेरेशन नहीं हो सकता. लोगों ने 30 दिन में भी प्रिपेयर करके टॉप 100 रैंक्स में नाम लाया है अपना, राइट. चलिए बातें करते हैं यहाँ पे 3 लाख एंड काउंटिंग, मतलब 3 लाख से ज्यादा आरटीआई केसेस पाइल्ड अप है. आरटीआई जिसको आप लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, काफी अगर शुद्ध हिंदी में जाए तो सूचना का अधिकार अधिनियम, ये आया था आपको 2005 में. तो इस आर्टिकल में व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन, वी विल फर्स्ट ऑफ फोकस ऑन द हिस्ट्री. सेकेंड द केस, किस केस से आरटीआई आया, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. थर्ड एस्पेक्ट इज रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ आरटीआई. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आरटीआई डायरेक्टली स्टार्ट हो गया बस, हाँ सर आरटीआई ला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इससे पहले भी एक प्रॉपर एक्ट आया है, उसके बाद आरटीआई को उसने रिप्लेस किया, राइट. फोर्थ हम बात करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भी बोला जाता है. तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कितने दिन का टाइम लगेगा, इनका टेन्योर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2005 वर्सेस 2019 आरटीआई एक्ट एक बार अमेंड हुआ है, दैट इज इन 2019. दोस्त वी विल बी फोकसिंग कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं 2019 में. और इस चीज को जब भी मैं 2019 वर्सेस 2005 बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग अ फ्लैशबैक ऑफ अ न्यूज, दैट इज द शायद आपको
जो अभी रिसेंटली केस हुआ था गुजरात, राइट, गुजरात का केस जो हुआ था रेप केस, उसमें बेल मिली थी 11 प्रिजनर्स को, जिसे हमने कहा था रेमिशन, बेल नहीं माफी मिली थी, रेमिशन। उस रेमिशन में 1992 की पॉलिसी को फॉलो किया गया था, राइट। इसको भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया। एंड आई एम फिगरिंग आउट कि जैसे ही जस्टिस चंद्रचूड़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए कि हाँ ही विल बी अपॉइंटेड, आई विल मेक अ वीडियो कंप्लीट ऑन द लीगल बेसिस कि चंद्रचूड़ का कोलेजियम, और क्योंकि चंद्रचूड़ का कोलेजियम इज गोइंग टू बी डिफरेंट, आज न्यूज में आ ही गया है, इंडियन एक्सप्रेस जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि उनका कोलेजियम 5+1 का होगा, बट अर्लियर कोलेजियम 4+1 का होता था, मतलब कि एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन जो चंद्रचूड़ का कोलेजियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा नेक्स्ट ईयर से, वो भी अभी से नहीं, 5+1 का कोलेजियम होगा, यानी 6 जजेस का कोलेजियम होगा। तो चलिए, तो कोलेजियम की बात है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बातें करेंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर दीजिएगा हु विल बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th तो अभी तक सबको पता चल गया होगा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, बट 51st कौन बता सकता है, 51st चीफ जस्टिस कौन होंगे? चलिए, ये काम आपका है बताना। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस आरटीआई। देखिए, आरटीआई मतलब कोई ना कोई तो होगा इसके पीछे स्टार्ट करने वाला कि यस आरटीआई नाम की कोई चीज होनी चाहिए, तो आरटीआई वहां से आया होगा। तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया, जिसमें यह कहा गया इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टेड फ्रॉम 1948 यूडीएचआर से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद दूसरी एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसमें कहते हैं इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन द सिविल पॉलिटिकल राइट्स 1966। ये स्टेट करता है एवरीवन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द राइट टू सीक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ऑफ ऑल काइंड। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही है, यूडीएचआर के डिक्लेरेशन से भी और इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से भी ये चीजें आती हैं। क्लैट कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ये टॉपिक दे देगा आपको कंप्लीटली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीएफआई के रिगार्डिंग जो केस आया, एनआईए के रिगार्डिंग, यूएपीए के रिगार्डिंग आया, एंड दैट रैबीज वन दैट वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, रैबीज को 2-3 बार बातें की हम लोगों ने, वैसे यहाँ पर भी आ सकता है। आपको कंप्लीटली बता दी जाएगा कि भाई इतने लाख केसेस पेंडिंग है, गुजरात में इतने पेंडिंग है, बिहार में इतने पेंडिंग है, आरटीआई बहुत मुश्किल से हो पाता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। कि एक बहुत सारी मतलब कमिटीज आती हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आरटीआई के ऊपर काम किया, तो ये पहली बार वन ऑफ द किस उसमें मेंशन्ड है, कवेनेंट ऑन पॉलिटिकल राइट्स, यूडीएचआर, बहुत सारे यूएन के नाम दे देंगे, तो ऐसी चीजें। एक थॉमस जेफरसन नाम के प्राणी थे, उन्होंने कहा था इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। इसको याद रख लेना, इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, कि अगर उनको फंसाना हो या तुम्हें नंबर देने का मन ना हो उनका, तो वो ये करेंगे कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने कही थी? थॉमस जेफरसन ने। और इसके बाद इंडिया में भी एक एक्ट आया 2005 में, तो उसके बारे में डिटेलिंग में बातें करेंगे, अभी उस पर नहीं जाते हैं, देयर इज नो नीड टू गो, सडन हरी कुछ नहीं है कि 2005 ही स्टार्ट कर देना डायरेक्ट। एक केस याद रख लेना है, सुप्रीम कोर्ट में आया था, मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये केस पानी से घोल के ग्लूकोज में डाल के पी लो, 1986 का केस है, कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये केस ही इस केस ने स्टार्ट किया था राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही ये पार्ट है। इसमें इस केस में यही डेल्ट किया गया था, इन विच इट वाज डायरेक्टेड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन provided under article 19 of the constitution clearly implies a right to information, as without information the freedom of speech and expression cannot be used by the citizens। बोलोगे क्या अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी? बहुत क्लासिक एग्जांपल है इस चीज में, राइट। ये जो केस है कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 का केस है। इंडियन कॉन्टिजेंट में पहली बार ऐसा हुआ था जिस किसी केस में ऐसा काम हो रहा था। तो आप क्या करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे? यूडीएचआर में पहली बार हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आईसीसीपीआर, उसके बाद आया जयपुर वाला केस। जयपुर वाला केस मतलब मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर, इसको देख लो। ये तीनों ने मिलकर के स्टार्ट किया, तुम्हारा आरटीआई की नींव रखी।
राइट। 1996 का ये केस था जिसमें यही कहा गया था 19(1)(a) के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। एंड आई एम एम्फसाइजिंग दिस 19(1)(a) फॉर अ रीजन बीइंग कि 19(1)(a) डायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑप्शन में बन के आएगा और गलती करोगे। आई हैव अ फर्म बिलीव, या तो गलती करोगे या कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज किसके साथ होना है इसमें? वर्सेस 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कंफ्यूज हो गई होगी। इट इज माई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। स्टूडेंट्स टेंड टू फोकस की आर्टिकल 21 के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आता है। आई डू अग्री विद यू, बट ये क्या है? सूचना का अधिकार। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोली, हिंदी में एक टर्म बोला था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वो ऐसे नहीं बोला फालतू में। तो सूचना का अधिकार आपको, आप कब बोलोगे कुछ? जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी। हियर आई एम स्पीकिंग व्हाई? बिकॉज आई हैव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरटीआई, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्पीक। तो वैसे ही आर्टिकल 19(1)(a) को भी इसके ग्लूकोज में डाल करके पी जाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इज द टाइमलाइन रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई। इफ यू वांट टू लर्न इट आउट तो लर्न कर सकते हैं, बट एक बार देख के जरूर जाना एग्जाम में कि कैसे कैसे ये टर्म स्टार्ट हुए थे। 1994 में MKSS आया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया राजस्थान में, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट इन्फॉर्मेशन पे काम किया। डेवलपमेंट वर्क इन रूरल राजस्थान। तो ये पूछा जा सकता है आपकी कि MKSS ने पर्टिकुलरली किस स्टेट की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग काम किया? राजस्थान में काम किया उन्होंने, MKSS ने। 2 साल के बाद 1996 में NCPRI और अदर ग्रुप्स ने क्या किया? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट भेजा कि सर आरटीआई का बिल होना चाहिए। इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी कि हाँ देयर शुड बी एन आरटीआई। तो आप इस इंफॉर्मेशन को कट आउट कर सकते हो, बट इसको कट आउट मत करना, एक बार पढ़ के जाना मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किस स्टेट के लिए एग्जैक्टली काम किया था रिगार्डिंग द आरटीआई, राइट। 1997 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस हियर। यार ये स्टार नहीं बन पाया, कुछ और ही बन गया, देख लेना। तो ये बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1997 का द गवर्नमेंट रेफर द ड्राफ्ट बिल टू कमिटी हेड बाय HD सूरी एंड द सूरी कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। सूरी कमिटी ने कहा कि हाँ सर देयर शुड बी एन आरटीआई थिंग, आरटीआई थिंग होना चाहिए। किस बेसिस पे कहेंगे सूरी साहब? हवा हवा में नहीं, नींद में नहीं कहना है सूरी साहब को। सूरी साहब क्या करेंगे? UDHR पे जाएंगे, UNCPPR पे जाएंगे, UNPCCR और कॉविनेंट एंड सिविल पॉलिटिकल राइट्स UCCPR ऐसे जो है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक केस उठा लेंगे कि सर 1986 में केस भी हुआ था, इसमें जज साहब ने बोला था इस टाइप का कुछ होना चाहिए। और इस टाइम पे जब ये चीजें बन रही थी तो पैरेलल में एक चीज और चल रही थी आपकी, वो थी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980s में। मतलब आरटीआई के साथ साथ एक PIL वाला भी काम चल रहा था। जस्टिस PN भागवती ने उसका काम भी स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ PIL, राइट। एंड मदर ऑफ PIL, हु इज नोन एज द मदर ऑफ PIL? बता दीजिएगा हु इज द मदर ऑफ PIL। तो ये चलिए आपका असाइनमेंट हो गया कि PIL की मदर किसको कहा जाता है। इसमें देखते हैं तो सूरी कमिटी थी आरटीआई पे एकमात्र कमिटी जिसने रिकमेंडेशन की थी, सूरी कमिटी। किस स्टेट पे MKSS ने काम किया? राजस्थान ने काम किया, राइट। अब आया तमिलनाडु, पहला ऐसा स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द पास्ड लॉ ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट एज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन? देन तमिलनाडु। आई होप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज क्लियर। सेकेंड आते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आई, आप इसको भूल सकते हैं। आई हैव रिटन द टाइमलाइन ताकि एटलीस्ट आपको याद रहे कि हाँ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। उसके बाद 2002 में आता है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स अल्टीमेटम टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। यू कैन जस्ट स्किप दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो, देयर इज नो नीड टू जस्ट गो अगेन एंड अगेन ऑन द सेम टॉपिक कि भाई क्या डेट्स थे, क्या डेट्स में नहीं जाना है। MKSS का सीन याद रखिए, तमिलनाडु याद रखिए, राजस्थान याद रखिए। 2003 में प्रेसिडेंशियल असेंट मिलता है, ठीक है, आपके काम की बात नहीं है, प्रेसिडेंट असेंट दे दिया, अच्छी बात है। 2004 में पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस वन। बट 2002 में एक चीज देखने लायक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। सर ये क्या थी? मुझे इसी को निकालना था बस, और किसी चीज से मतलब था नहीं। MKSS सही था स्टार्टिंग में बस। चलिए देखते हैं। एक एक्ट आया जिसे हमने कहा
फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, इसको बदल के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कर दिया गया। तो ये चीज देखने लायक है कि किस से क्या हो गया। वही चीज है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बना। और प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द डेडलाइन, राइट। कि वो डेडलाइन पे फोकस करने का मतलब नहीं बनता है। बस याद रखिए कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, एमकेएसएस ने क्या काम किया, तमिलनाडु, राजस्थान, और लास्ट में होते होते 2005 पर आके कंक्लूड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो आरटीआई फाइल होता है, तो आपको क्या लगता है कि आपने, जैसे मैंने एक आरटीआई फाइल की कि आई वांट टू नो कि सीजीआई कितना पैसा खर्चा होता है, राइट। ये मुझे जानना है, मुझे जानने की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है बाय द वे, बट अगर जानना है तो हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आरटीआई फॉर्म आता है प्रॉपर, आरटीआई ऑनलाइन पे जाएंगे, वेबसाइट पे फॉर्म मिल जाएगा आपको। तो फॉर्म 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको पब्लिक अथॉरिटी जो भी है, जिसको भी दिया गया, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर किसी के लाइफ और लिबर्टी का क्वेश्चन है, मतलब जीवन और उसकी आजादी से रिलेटेड बातें हैं कि हाँ आई वांट टू नो वेयर द हेल दैट पर्सन इज, तो आप 48 आवर्स के अंदर वो हो जाएगा। अब जब वेयर द हेल दैट पर्सन इज, इसमें एक रिट याद आ जाना चाहिए आपको। अभी तक अगर आप लॉ अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिट आर्टिकल 32 या 226 के अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक रिट होती है जिसे हम कहते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, राइट, वेयर द बॉडी इज, राइट। यही है, लोकेट द बॉडी, वेयर द बॉडी, जो बोलना है बोल लो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो लाइफ और लिबर्टी के क्वेश्चन है तो 48 डेज, वो तो प्लस इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग, और 30 डेज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। आप असाइनमेंट ये रखिए, बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स देयर आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स देयर आर। अच्छा, आइए वापस आते हैं आरटीआई पे। आरटीआई में लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। द सेम स्टैंड्स विद द पीआईएल। पीआईएल में भी लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सर लोकस स्टैंडाई क्या होता है? लोकस स्टैंडाई क्या होता है? मेरा केस है तो हमको कोर्ट जाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरटीआई पीआईएल में किसी और का भी रिप्रेजेंटेशन से होता है। पीआईएल में क्या होता है, कपिला हिंगुरानी ने क्या किया जब बिहार सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट केस हुई थी, तो जो जितने भी प्रिजनर्स थे, रॉन्ग प्रिजनर्स थे, उनके लिए वो उन्होंने फाइल किया था। कपिला हिंगुरानी कहीं पर भी उन प्रिजनर्स में शामिल नहीं थी, ना उनका रिलेटिव था। शी वेंट देयर ऑन बिहाफ ऑफ देम, तो इसे कहते हैं लोकस स्टैंडाई, राइट। मतलब इन स्टैंड बिफोर द कोर्ट, यू नीड नॉट स्टैंड बिफोर द कोर्ट, लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट इसमें आया। चलिए हटाया, आई मीन। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये आपके इंफॉर्मेशन आरटीआई के फादर, फादर इन द सेंस कि ये ऊपर बैठेंगे सबसे ऊपर। एक कोई स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर इसी से आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सीजीआई से स्टार्ट होता है, वैसे आरटीआई का स्ट्रक्चर सीआईसी से स्टार्ट होता है। ये कब बना? 2005 में, राइट। एंड सीआईसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट ऑन 12 अक्टूबर। बहुत अच्छी बात है, आज ही मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन आज ही के दिन हुआ स्टार्ट, और आज ही हम लोग ये बातें डिस्कस भी कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंस भी होल्ड कर रहा है, राइट। एंड इसका जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करता है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज पे, मतलब सेंट्रल सर्विसेज में जो भी हैं उनके लिए। और एसआईसी क्या होगा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और इसको लिंक कर लेना है एसआईसी से। एसआईसी होगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो स्टेट अथॉरिटीज से डील करेंगे। अब जो कमीशन में कौन कौन इंक्लूड होगा, एक सीआईसी इंक्लूड होगा, ऐसे लिख लो, एक सीआईसी, एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन। मतलब कैसी बॉडी होगी, 1 + 10 मैक्स, राइट। और अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंट करेंगे, मतलब जो भी प्रेसिडेंट होगा वो। अब ये 1 + 10 का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी 6 ही है, अभी तो करेंटली 6 लोग हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 10 लोगों को इसमें डाल सकते हैं, इट इज कंप्लीटली फाइन। तो ये तो हो गया सीआईसी का ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि टेन्योर क्या है और कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ये सब बातें। अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनती है,
जैसे सीजीआई के लिए या फिर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या बनता है, कोलेजियम बनता है 4+1 का, वैसे ही इनके साथ भी अपॉइंटमेंट में कौन कौन लोग रहेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसका रिकमेंडेशन होगा, प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, मतलब यहां बैठेंगे मोदी जी पीएम, एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, यहां बैठेगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और यूनियन कैबिनेट ये होंगे नॉमिनेटेड। तो एक 3 मेंबर बॉडी जो है वो चाय पे चर्चा करेगी और एक नाम दे देगा प्रेसिडेंट को कि हमने चुन लिया, राइट, और प्रेसिडेंट उसको बना देगा सीआईसी। अब इसका देखेंगे टेन्योर भी क्या होता है। पहले तो ये स्ट्रक्चर है सीआईसी का कि कैसे कैसे बनेगा, तो यहां से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट सीआईसी अपॉइंट कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली सीआईसी का टेन्योर क्या होता है। टेन्योर इज रिगार्डिंग द 65 ईयर्स ऑफ एज, राइट, एंड यहाँ पर है द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अल्टी दे अटेन द एज ऑफ 65। ये 2005 के बाद इस पोजीशन को ही चेंज किया गया था, और इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे 2019 के अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंफॉर्मेशन मतलब नया प्रेस रिलीज नहीं करता है तब तक ये होल्ड करेंगे पोस्ट को। अर्लियर आई गेस 4 साल या 5 साल था इनका, जिसको चेंज किया गया, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज के लिए। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार अपॉइंटमेंट हो गए, घर जाके बैठो, रिटायरमेंट हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है। 2 वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, दीपक संधू 4th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड सुषमा सिंह, ये 2 लोग हैं जो विमेन सीआईसी रह चुकी हैं। और अभी कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, वाई के सिन्हा साहब अभी हमारे सीआईसी हैं। कुछ भी पूछना वाई के सिन्हा साहब जवाब देंगे, राइट। तो ये अपार्ट फ्रॉम इतना कि आपको बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अब है आपके पास सीआईसी के रिगार्डिंग, बट इस पे जंप करने से पहले आई वॉन्ट टू एड ऑन समथिंग कि थोड़ा सा आपका भी असाइनमेंट रहेगा इसमें इन रिगार्डिंग द सीआईसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीजीआई का जो ऑफिस होता है, सीजीआई का ऑफिस, इट इज ऑल्सो अंडर द आरटीआई। ये आरटीआई के अंदर आता है, स्ट्रेंज ना, आरटीआई के अंदर आता है। अब एक बात आती है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इसके अंदर मेंशन्ड है तो वो आरटीआई के अंदर नहीं आएगी, और ये डील होगा सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई। तो आपका असाइनमेंट क्या है, आप एक बार आरटीआई का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आरटीआई का, और देखेंगे कि कौन कौन से मतलब चीज़ों को एग्जेम्पशन दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या एग्जेम्पशन है या नहीं है। इसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस आरटीआई एक्ट 2005 का पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसमें प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है। डेट्स व्हाई आई एम गिविंग यू लिंक। नहीं तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसमें कुछ करना है नहीं, एक बार देख लेना, एग्जाम में नहीं आने वाला, इट्स माई गारंटी कि वो नहीं पूछने वाले कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि बहुत एक सीरीज ऑफ पोस्ट्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जिनको एग्जाम नहीं किया गया और जिन पे केसेस भी चले वो आपके सामने है। और एक इशू आता है यहाँ पर जो कंफ्यूज करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई है या नहीं है। इसका क्वेश्चन आप बताएंगे, आंसर होगा आपका या तो यस या तो नो में, कोई डिटेलिंग नहीं कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू राइट मेंस, यू आर गोइंग टू राइट द ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट। तो आरटीआई के अंदर ये आएगा नहीं आएगा, ये डायरेक्टली आपके लिए यस नो का क्वेश्चन है। सीआईसी का ऑफिस, सीजीआई का ऑफिस सीआईसी में आरटीआई के अंदर आता है, एंड इसको डिसाइड करने वाले जज है शरद अरविंद बोबडे। बेंच थी 5 जज की, ठीक है। डिटेल सारे क्लियर है, एक बार बस गूगल मारो, केस का नाम मिल जाएगा। शरद अरविंद बोबडे की बेंच थी, 5 जज की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिन्होंने डिसाइड किया था कि सीजीआई की ऑफिस इज अ पब्लिक अथॉरिटी, और इंफॉर्मेशन में वही आते हैं आरटीआई के जो कि आपके पब्लिक अथॉरिटीज में आते हैं।
और यही चीज आपको मिलेगी सेक्शन 8 में जाके कि पब्लिक अथॉरिटीज कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। तो ये एक प्लस में इंफॉर्मेशन है, इतना देख लो। इसके बाद देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड टू डू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2019 और 2005 में क्या डिफरेंस है। इसको एक्ट ही कर लो, ये एक्ट हो चुका है। कब का हो चुका है एक्ट? कि टर्म में चेंज किया गया था। पहले 5 इयर्स का टर्म, पहले बात की थी 5 इयर्स का टर्म, अब क्या किया गया है कि इनका टर्म डिफाइन किया जाएगा 65 इयर्स का, लेकिन उन्होंने कांस्टेंट रखा। क्वांटम ऑफ सैलरी पे इक्विवेलेंट टू सीईसी एंड आईसीएस एंड ऑल, जो भी है इसमें देख लेना कि अलाउंसेस कैसे कैसे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी अब। एंड डिडक्शन ऑफ सैलरी इफ सच ऑफिशियल्स आर रिसीव पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट देयर शैल बी रिड्यूस एन अमाउंट इक्वल टू द, मतलब अगर मान लो कि कोई आईएएस है, उसकी लेट सपोज की 60,000 पेंशन है, राइट, और वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया है और इसकी सैलरी है 1.5 लाख, तो 1.5 में से 60,000 घटा दो, 90,000 मिलेगी। ये था अर्लियर पोजीशन। नया पोजीशन क्या आया, इसको रिमूव कर दिया गया, मतलब 60,000 रुपये पेंशन भी और 1.5 लाख सैलरी भी, मतलब 2,10,000। ये चीज अब की कॉन्सेप्ट है, राइट। देयर इज नथिंग टू डू, पूरा मैथ्स बता दिया वहां पे, उसको ही देख लो, उतने से समझ में आ जाएगा। बट जो आपको देखना है, जरूर से देखना, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई आते कि नहीं, यस और नो में आंसर दीजिए। केस का नाम बताइए, किस केस के थ्रू सीजीआई वाज अंडर द आरटीआई, क्योंकि आरटीआई इज इंपॉर्टेंट। एक तो आज आरटीआई के रिगार्डिंग भी है, पहली बार 12 अक्टूबर हम लोगों ने देखा, और केसेस फाइल अप हो रहे हैं, दैट यू शुड नो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देखा, सेक्शन 8 देख लिया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन वर्सेस 2005 भी देख लिया, इसको देख लेना, काफी सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इज अबाउट द नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस, सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है, बता देना सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से आता है, कौन से उपनिषद से आता है सत्यमेव जयते। ये आपके नेशनल एम्बलम के ही नीचे लिखा रहता है, बहुत पढ़ा है आपने अगस्त में भी कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से आता है। चलिए बात करते हैं 53rd कैपेसिटी ऑफ गुड गवर्नेंस बिल्डिंग प्रोग्राम इन द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल सर्विसेज ऑफ बांग्लादेश इनॉग्रेटेड एट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एट मसूरी। ये आपके मसूरी में लबासना में ही हुआ है ये चीज, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ही हुआ है ये चीज, और ये बांग्लादेश के लिए, ऑफ बांग्लादेश के लिए। अबाउट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वाज सेट अप इन 2014। आई टोल्ड यू कि ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, 2014 में मोदी जी आए थे, उसी टाइम से ये स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, इट इज द हेड ऑफिस एज द न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और रजिस्टर्ड है मसूरी में। वाई मसूरी? क्योंकि मसूरी में होता है आपका क्या, हनीमून नहीं, और आईएएस की ट्रेनिंग्स यही होती है मसूरी में, तो डेट्स वाई ये जो गुड गवर्नेंस है वहीं पे होगा। इट फोकसेस ऑन गुड गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आल्सो वर्क्स ऑन द थिंक टैंक, क्योंकि सारे पॉलिसी मेकर्स, ये जो आईएएस आईपीएस आईएफएस होते हैं, ये जाके क्या करते हैं, इंडियन पॉलिसी बनाना ही काम होता है इनको। तो गुड गवर्नेंस में अभी से डालोगे, ट्रेनिंग दोगे, तभी तो काम होगा। एंड बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विस सेवरल फॉरेन कंट्री लीडरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑब्वियस है ना, आईएएस को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी तो आईएफएस को कौन देखेगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को फॉरेन मिनिस्ट्री देखेगी। तो इसमें सफिशिएंट डिटेल्स आपके लिए मेंशन्ड है, और अगर आता है आई होप यू विल बी एबल टू रूल इट आउट, राइट। एंड 15 कंट्रीज की ट्रेनिंग है, बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनिशिया, सीशेल्स, गाम्बिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। गाम्बिया में अभी आपका वो मिलिट्री कूप वाला भी कहानी चल रहा है गाम्बिया में, उस दिन हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान, म्यांमार एंड कैम्बोडिया, राइट। तो ये सब सारे आसपास में ही सारे कंट्रीज है, गाम्बिया वगैरह भी है इसमें। तो एक बार जस्ट देख लेना कि कौन सी कंट्री, जस्ट हैव अ फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली इसको क्या करना है, याद नहीं करोगे आई गेस, बट वो गुड गवर्नेंस वाला चीजें देख लेना, राइट। हिस्ट्री की बात करें एनसीजीजी की, गुड गवर्नेंस की, तो इस ट्रेसेस इट्स ओरिजिन, इसका पुराना नाम क्या था, नियार, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, बड़ा सिंपल सा नाम था। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम गुड गवर्नेंस ही रखेंगे, रख लो, हमें क्या है। एंड नायर वाज सेटअप इन 1995 बाय लबासना, टोल्ड यू इन द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, लबासना के साथ सेटअप किया गया था। NAR was subsequently registered with an expanded mandate of NCGG inaugurated in 2014। वैसे भी यहाँ नामकरण चेंज होने का स्कीम ही चल रहा है, तो
95 के बाद 2014 में इसके नाम को चेंज कर दिया गया। हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, कंट्रोल्ड एट मसूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द इजराइल लेबनान एग्रीमेंट। ये इजराइल लेबनान एग्रीमेंट आपको नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बाद ही ये थोड़ा सा हाइप हो जाता है, राइट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इजराइल ये रहा आपका, लेबनान ये रहा। ये एक छोटा सा एरिया से यहाँ पे बढ़ता है, राइट। ये तेल अवीव हो गया आपका, ये जेरूसलेम, मेडिटेरियन सी आपस में गैस फील्ड्स और ये डिस्प्यूटेड एरिया है इनका। तो एक थोड़ा सा इनका ये देख लेना है कि एग्जैक्टली कैसे ये मैप में सेपरेटेड होता है आपस में। तो ये चलिए, ये फिगर ऐसे ही था, काम से है। डिस्प्यूटेड लेबनान इजराइल में ये मैरीटाइम बॉर्डर, उनका मैरीटाइम बॉर्डर है बेसिकली। इजराइल हैज रीच्ड द यूएस ब्रोक्ड अग्रीमेंट, मतलब ब्रोकर कौन कर, यूएस ब्रोक्ड एग्रीमेंट विद लेबनान, यूएस ने तोड़ा, लेबनान के पास गए to settle their long dispute maritime border, hailing a historical achievement that potentially unlock a significant offshore gas production of both the countries। Obviously कि एक वही बात हो गई ना कि ब्रोक्ड अग्रीमेंट मतलब उसने तोड़ा। ये ब्रोक्ड अग्रीमेंट से ना मुझे वो भी याद आता है कि नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट एक इंडिया से जो स्टार्ट कर रहा है, वो पहले चाइना का था, नेपाल का, चाइना बना रहा था, चाइना से हुआ नहीं तो वो इंडिया को दे रहा है। ब्रोक्ड विद चाइना केम टू इंडिया, मतलब गर्लफ्रेंड से धोखा खा के चले गए बेस्ट फ्रेंड के पास कि भाई कर दे, जोड़ दे भाई, कुछ कर तू अब। तो इजराइल और लिबनान का वही कहानी हो रहा है। अबाउट इट रिजॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी इन एन एरिया दैट लिबनान वांट्स टू एक्सप्लोर फॉर नेचुरल गैस। ऑब्वियसली ऐसे ही देखो, एग्रीमेंट्स होते तो कुछ ही पर्पस के लिए होते, पॉलिटिकल पर्पस होते हैं उनके बीच में। ऑल ऑफ द करीश फील्ड वुड फॉल अंडर द इजराइल कंट्रोल। ये चीजें याद रखने वाली है कि कौन सा टेरिटरी किसके कंट्रोल में आएगा। करीश फील्ड किसके कंट्रोल में आएगा, इजराइल के। वाइल अनदर पोटेंशियल गैस फील्ड काना वुड बी डिवाइडेड, इट्स एक्सप्लोटेशन वुड बी अंडर लेबनान्स कंट्रोल। तो ये याद रख लेना कि करीश आएगा इजराइल में और काना आएगा लेबनान में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फिर कहोगे क्या आ गया यार, ठीक है। इट ऑल्सो सेट्स अ बॉर्डर बिटवीन द मैरीटाइम वाटर्स ऑफ लेबनान एंड इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व होने के चांसेस हैं। एक बार देख लो, ये दिस इज द डिस्प्यूटेड पोर्शन, दिस इज द डिस्प्यूटेड पोर्शन, और ये करीस और क्वाम का इसमें कहानी है, इजराइल और लेबनान। और इसके बाद ही ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये सॉल्व हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस दैट दीज बॉर्डर डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड और रिवाइव्ड अगेन। आगे देखते हैं, द एग्रीमेंट डज नॉट टच ऑन द शेयर्ड लैंड बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान which is still disputed but where both countries are committed to cease fire। अब इसमें क्या है कि दोनों कंट्रीज ने कहा है कि हम सीज फायर कर लेते हैं, मतलब स्टेटस को कर लेते हैं, जो करंट स्टेटस उसको मेंटेन रखेंगे। देखो दो टर्म्स होते हैं एंड आई जस्ट गॉट क्लिक्ड इन माय माइंड कि जैसे स्टेटस को बोला, इवन आई रेड इट समवेयर। स्टेटस को एक टर्म होता है और एक होता है स्टेटस को एंटे। इन दोनों के बीच ना बहुत माइनर डिफरेंस है। स्टेटस को का मतलब होता है करंट स्टेटस को मेंटेन करना, राइट, टू मेंटेन द करंट स्टेटस। अब स्टेटस को एंटे क्या होता है, जो करंट स्टेटस है उसको चेंज कर देना। सीज फायर जनरली स्टेटस को कहा जाता है, भाई बॉस हम फायर नहीं करेंगे, अपन आपस में मिलजुल कर रहते हैं भाई भाई की तरह। बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट किसकी सॉल्व किया इन्होंने, मरीन टाइम बॉर्डर, यूएस से पहले था, अब लेबनान से करेगा। दिस बॉर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू लाइन बॉर्डर। याद रखना, पानी की लाइन नीली होती है तो नीली बॉर्डर होगी ना। अ बॉर्डर दैट वाज ड्रॉन अप बाय द यूएन आफ्टर इजराइल विथड्रॉ फ्रॉम द साउदर्न लेबनान इन 2000, राइट। तो इसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन है आपके पास अभी कि इजराइल और लेबनान कब सेपरेट हुआ, 2000 में, तो यूएन ने उसकी बॉर्डर का नाम दे दिया ब्लू लाइन बॉर्डर। इस तरह से आप अब नीचे से ऊपर जाना है कि 2000 में सेपरेट हुआ, राइट। और उसके बाद ब्लू लाइन बॉर्डर उनके बीच हुआ। लैंड बॉर्डर्स और मरीन टाइम बॉर्डर दोनों में ही डिस्प्यूट था। मरीन टाइम में वो लोग यूएस से कर रहे थे जो अपना गैस वाला इजराइल, अब लेबनान के साथ करेंगे। कौन सा पार्ट लेबनान के पास आएगा, कौन सा इजराइल के पास आएगा, ये आपका काम है याद करना। स्टेटस को बता दिया, स्टेटस को एंटे भी बता दिया, लीगल में काम आएगा तो यूज कर लेना, या कभी फ्लॉन्ट करने का मन होगा तो भी यूज कर लेना, राइट। चलिए देखते हैं, यह है हमारे मोदी जी महाकाल लोक मंदिर, महाकाल लोक कॉरिडोर है बेसिकली। इस कॉरिडोर का नाम याद आती नहीं, एक कॉरिडोर और याद आ जाना चाहिए, दैट इज व्हिच इज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर एक बार नजर मार लीजिएगा, घूमने मतलब फिजिकली नहीं चले जाना है, राइट। गूगल जाइए, करिएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एक बार हल्का फुल्का पढ़ लीजिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कब हुआ, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर अभी जस्ट न्यूज में आया, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से इसको लिंक कर दिया जाए, राइट। तो चलिए, ये लिंक करने की बात हुई, और द हिंदू ने बड़ी कंजूसी की है, एक छोटा सा आर्टिकल डाला इसके ऊपर। तो मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया और छोटा सा आर्टिकल, ऐसे क्या हम बड़ा करेंगे उसको, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे, मंगलवार को, अच्छा दिन था, मंगलकारी काम मंगलवार को ही होना चाहिए। 900 मीटर का कॉरिडोर है, जितनी इंफॉर्मेशन है रट जाओ, घोल के पी जाओ कॉरिडोर के बारे में। 900 मीटर का कॉरिडोर है, महाकाल लोक कॉरिडोर। किस मंदिर के? महाकालेश्वर टेम्पल। अब देखो सर, कॉरिडोर बनाने से फायदा क्या होता है यार, मेरा ना इसको इरेज करने का मन नहीं हो रहा, इट इज रिटन सो ब्यूटीफुली ना कि इसमें सारी चीजें आ गई हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया अभी तक प्लीज, और ये असाइनमेंट्स कर लेना, पॉलिटिकल पार्टीज, एसे बॉबडे एंड ऑल, जो भी है इसको अच्छे से देख लेना, राइट। चलो इरेज तो करना ही है, जो आया है उसको एक दिन जाना है, चलो राइट। चलिए, ये जो महाकाल कॉरिडोर है ना, इस तरह से होता है। लेट सपोज कि ये टेम्पल है, राइट, यहाँ पर गर्भगृह है। आई होप यू नो द गर्भगृह कॉन्सेप्ट, राइट। गर्भगृह इज लाइक द सैंक्टम सैंक्टम, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये गर्भगृह भी बोल सकते हैं, कंप्लीटली फाइन, देयर इज नथिंग टू डू एनीथिंग। कॉरिडोर में क्या होता है कि इस तरह से ना ये एरिया को डिमार्केट किया जाता है, और इसको ऐसे मतलब कहीं से जाके कनेक्ट कर दिया जाता है ओवरऑल, और यहाँ जो आसपास में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। कॉरिडोर बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पंप आउट हो जाती है। अब लेट सपोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे, मंदिर है, राइट, मंदिर है, लोग घूमने आएंगे बाहर से, खाना खाएंगे, राइट, खाना लहसुन प्याज का नहीं भी खाते हो तो खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, खाना खाएंगे, होटल का बिजनेस बढ़ा, राइट। अब एक आध दो रहने के लिए आश्रम भी होगा वहां पे, या धर्मशाला होगा, तो वो करेंगे। फिर उसके बाद जो पूजन सामग्री होगी वो खरीदेंगे लोग, राइट। उसके बाद क्लोथ्स होंगी कुछ, वो भी खरीदेंगे लोग। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं यार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि एक तरह से अगर इसको देखा जाए ना, इट कैन फॉर्म लाइक अ टेम्पल टाउन, टेम्पल टाउन बन जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट हो जाएंगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट हो रही हैं तो एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो है टूरिज्म, और दोनों इंटरडिपेंडेंट है। टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर अच्छा लगेगा देखने में, बहुत सारे लोग आएंगे घूमने के लिए, फोटो खिंचवाओगे, सेल्फी लोगे, रील बनाओगे, राइट, टिकटॉक करोगे वहाँ पे, तो वैसी चीजें टूरिज्म को प्रमोट करती है। तो टूरिज्म हो गया, इकोनॉमिक प्रमोशन हो गया। उसके बाद कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, रिलीजन है, एक यहाँ पर एस्पेक्ट आ जाता है इसका, इसका बस एक छोटा एस्पेक्ट ही है, ठीक है, ज़्यादा इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना है। तो इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, कल्चर, रिलीजन, और एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखा जाए तो वो भी बढ़ता है। तो सोशियो एक्टिविटीज़ से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बस, अभी ज़्यादा हम अंदर नहीं गए अभी। सोशियो एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ता है, सोशियो एक्टिविटीज़ बोले तो कि लोग आएंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, राइट, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अ सोसाइटी। तो इसको अच्छे से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 900 मीटर का कॉरिडोर है, काफी बड़ा कॉरिडोर है ये, एंड महाकाल लोक प्रोजेक्ट 856 करोड़ का है, विद द फर्स्ट फेज बिंग 351 करोड़। घटा लो भाई, 856 351, राइट, एंड 505 करोड़ रुपए और है, हिसाब मांग लेना सरकार से, 505 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा नहीं खर्च करोगे, तो 505 करोड़, 505 करोड़ और बचे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई पटेल, मंगू भाई के साथ गए, एंड चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी। मतलब अब ये दो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर। महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड अ बेटर एम्यूनिटीज फॉर दोज विजिटिंग द टेम्पल, राइट। अभी हम लोगों ने बात की कि वो बेटर एम्यूनिटीज कैसे प्रोवाइड हो सकती हैं, वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, सब एस्पेक्ट में देखा। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका ये वाला शिवलिंग, जो आपका महाकालेश्वर कॉरिडोर इसको आप कह रहे हैं, राइट। तो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम याद करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, मत ही करो, बेटर रहेगा, क्यों टाइम पास करना है। बस याद रखो कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, और एक बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लेना है। द कॉरिडोर हैज 108, ये फैक्ट्स हैं,
जो याद होने चाहिए, एस्थेटिकली ऑर्नेट पिलर्स एंड मेड ऑफ इंट्रिकेटली क्रेव्ड सैंडस्टोन्स दैट डिपिक्ट द आनंद तांडव स्वरूप, लॉर्ड शिवाज डेम डांस फॉर्म है ये, डांस फॉर्म, 200 स्टैट्यूज एंड म्यूरल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस शक्ति। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किस भगवान की, देवी देवता या किस डीटी की मूर्ति, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा डीटी, राइट। डीटी वर्ड यूज किया जाता है, गर्भगृह में जो रखा है तो डीटी कहा जाता है। तो लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस शक्ति, राइट। शिव के किस डांस फॉर्म के बारे में बात हो रही है, आनंद तांडव स्वरूप। एक होता है नटराज, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये शिव तांडव स्वरूप। तांडव में शिव जी किस तांडव के रूप में रहते हैं। अगर आपने तांडव स्तोत्रम सुना होगा, जिसमें जटाटवी अगर आपने सुना होगा, डेट इज वेरी नाइस। रिवलेशन नहीं सुना सुनिएगा, इट्स वेरी एनर्जेटिक, राइट। तो शिव तांडव स्वरूप, आनंद तांडव स्वरूप के रूप में वहां पर है, और लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस शक्ति। इसको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड ऑफ दिस टेम्पल के बारे में बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द महाकालेश्वर टेम्पल। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल। टेम्पल कब बना था, 1734 सीई, क्रिश्चियन एरा, और बनाने वाले हैं मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने। बिफोर इंडिपेंडेंस देवस्थानम ट्रस्ट इसको कंट्रोल कर रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ उज्जैन किया, और उसका कलेक्ट्रेट ऑफ ऑफिस इसको मैनेज करता है। जो कलेक्टर ऑफिस है वो इसको मैनेज करता है। इनिशियली देवस्थान बोर्ड करता था, 1734 में स्टार्ट हुआ भाई मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है जो याद होनी चाहिए। व्हाट इज महाकाल कॉरिडोर, महाकाल महाराज परिसर विस्तार योजना। इस योजना के अंदर हो रहा है महाकाल महाराज मंदिर विस्तार, मंदिर का विस्तार करना। एंड वी हैव टॉक्ड ओनली प्लान फॉर द एक्सपेंशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ एंड डिकंजेशन ऑफ महाकालेश्वर टेम्पल, उज्जैन में है। महाकालेश्वर टेम्पल के प्रेमाइस में 2.82 हेक्टेयर इज बीइंग इंक्रीज टू 47 हेक्टेयर। देख रहे हो विनोद, 2.82 से 47 तक हो जाएगा, मतलब इतना यार, ये तो 21 टाइम से भी ज्यादा हो गया रानो राम, राइट। तो ये देखने वाली बात है आपके लिए। अब फेजेस में होगा, 2 फेज में होगा, 2 फेज की बात करेंगे। 17 हेक्टेयर में रुद्र सागर लेक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। रुद्र सागर लेक इस टेम्पल के पास है, और कितने हेक्टेयर में इसका ये हो रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ मंदिर विस्तार प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें नंदी द्वार एंड पिनाकी द्वार बनेगा। फर्स्ट फेज इज विजिटर प्लाजा विद 2 एंट्रेंसेस, मतलब विजिटर प्लाजा। देखो जैसे किसी भी कॉरिडोर में जाओगे, मंदिर तो काफी अंदर होगा, अभी हम लोगों ने देखा, वो एरिया जो होता है ना उसमें कहते हैं विजिटर। विजिटर एंट्रेंस जिसमें नंदी द्वार एंड पिनाकी द्वार, 2 दरवाजे हैं। 900 मीटर का पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर है एंड हैज कंस्ट्रक्टेड कनेक्टेड विद द प्लाजा टू द महाकाल टेम्पल। मतलब कि यार अभी जस्ट तो बात की ना कि ये यहाँ पर आपको टेम्पल मिलेगा, और ये पूरा आपको चलने के लिए रास्ता है, ये कॉरिडोर एंड ऑल। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ लेना। इमेज बनाया ही है मैंने थोड़ी देर पहले, तो उसको देख लीजिएगा। 900 मीटर का है शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण एंड शिव तांडव स्वरूप। ये ऐसे ऐसे स्टोरीज ना डिपिक्टिंग, जो 108 मुरल्स होंगे और 93 स्टैट्यूट्स होंगे, वो इसी बारे में होंगे। इफ यू हैव एवर बीन टू टेम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिलर्स होते हैं उस पे ऐसे ऐसी बहुत स्टोरीज अच्छी अच्छी लिखी होती है। एंड इफ यू एवर बीन टू वो मथुरा गोकुल वृंदावन, तो आप लोगों को मिला होगा ये चीज, राइट। इवन आई हैव जस्ट प्रैक्टिस ऑफ गोइंग टू मथुरा एंड वृंदावन ऑन द ईयरली बेसिस, तो मिल जाते हैं ऐसी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, इंस्पायरिंग होती है, काफी अच्छी होती है, पॉजिटिव एनर्जी से भरी होती है। तो शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध एंड शिव पुराण, शिव तांडव स्वरूप, और उसे नंदी द्वार एंड पिनाकी द्वार, इसको याद रखिएगा। सेकेंड फेज में देखते हैं क्या है। सेकेंड फेज में है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंशन ऑफ द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न फ्रंट्स ऑफ द टेम्पल, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एरियाज ऑफ उज्जैन सिटी सच एज महाराजवाड़ा, महाल गेट, हरिपक्टा ब्रिज, रामघाट फैकेड एंड बेगनबाग रोड। Second phase being developed with the funding of Agency Finances the Development under the City Investment Innovation Integrate Sustainable Program। ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने सारा कुछ निचोड़ के डाल दिया, सब कुछ बता दिया। इसके बाद आई एक्सपेक्ट कि आप करेंगे, राइट। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव। सिग्निफिकेंस क्या है, महाकालेश्वर को कालेश्वर, काल, महाकाल, व्हाई इट इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ टाइम, ये वर्ड से ही ओरिजिनेट होता है। As per the Hindu mythology, this temple was constructed by Lord Brahma and is presently located in the holy river क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, और माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने बनाया, और वो शिवाजी का नाम नहीं भूलना है।
दैट शिवाजी कमांडर, शाहजी कमांडर, राइट। और किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द टेम्पल महाकालिंगम इज बिलीव्ड टू बी स्वयंभू, सेल्फ मैनिफेस्टेड एंड अनलाइक एनी अदर ज्योतिर्लिंगास इन द कंट्री। द आइडल ऑफ महाकालेश्वर फेसेस साउथ। ऐसी चीजें पढ़ो कि एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है। वाई ये ज्योतिर्लिंग क्यों सेलेक्ट किया गया? एक तो देखो पॉलिटिकल जो होता है, यू नो दिस, कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से अपना सिंक हो रहा है तो अपन कर लेंगे, ये पॉलिटिक्स है। बट एक कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखाया जाता है कि भाई एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो को साउथ में फेस कर रहा है, जो दैट्स वाई वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। इट इज अ वेरी स्पेशल ज्योतिर्लिंग। लोग यहाँ आते हैं घूमने। उज्जैन में, जो आप लोग में से अगर कोई उज्जैन का होगा, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस शिव तांडव एंड शिप्रा नदी एंड ऑल महाकालिंगम। साउथ में है, साउथ फेस करता है, एंड सर्कुलेशन प्लान टू रिड्यूस कंजेशन एंड आल्सो बीन डेवलप। ये आगे की इंफॉर्मेशन। तो ये वाला दैट्स व्हाई दिस लिंगम हैज बीन चूजन टू डेवलप एज अ कॉरिडोर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये डिमांडेड टॉपिक था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली मोदी जी का ही उपज है और फ्रांस के ही है, उनका ही उपज है ये, कि भाई हम एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में होगा। ये सोलर एनर्जी की तरफ काम करेगा, राइट। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके बाकी के टॉपिक से कैसे लिंक होंगे, ये आने वाले दिन में आपको समझ में आएगा। बट ये फाउंडेशन है, दैट्स व्हाई टॉपिक आई यूज दिस टॉपिक बिकॉज इंडिया से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अलायंस है 121 कंट्रीज का, और ये यूएन की सारी कंट्रीज इसमें ज्वाइन हो सकती हैं, इनको पूरा अधिकार है। और सनसाइन कंट्रीज के लिए ऑब्वियसली यार सोलर मतलब सूरज जहां पे आएगी वहीं तो सोलर एनर्जी होगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्रीज देखना है ध्यान से यहाँ पे। तो ये जो रीजन होता है ना, इसे हम प्यार से बोलते हैं टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के रीजन के बीच को। तो टोरॉइड जोन में जो जो कंट्रीज आती हैं सब इसमें आएंगी। एंड फॉसिल फ्यूल्स और इन पे वर्क करना है। इनिशिएटिव फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन वेम्बले स्टेडियम यूके में, इन विच ही रेफर्ड सनसाइन कंट्रीज एज सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र है तो हम सोलर एनर्जी अलायंस के ऊपर काम करेंगे। तो वो टोरॉइड जोन वाला कहानी याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। द इनिशिएटिव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय नरेंद्र मोदी, ये देख लिया। आईएसए को हेडक्वार्टर है हरियाणा इंडिया में, ये बेसिकली गुरुग्राम में है, ये गुरुग्राम इंडिया में। इन 2016 जनवरी नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस ओलैंडे ने स्टार्ट किया था ज्वाइंटली। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और इन्होंने एक और इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि गवाल पहाड़ी गुड़गांव इंडिया में है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, फ्रेंच एंड इंग्लिश। और डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। डायरेक्टर जनरल का टर्म होता है 4 years और री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये जो टर्म्स है ना, जो चीजें हैं सोलर अलायंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये बेस स्ट्रांग रहेगा तो इसके बाद जितने भी हैं पेरिस एग्रीमेंट, आईपीसीसी, तो वो सारे क्लियर होते जाएंगे। तो उस टाइम आई विल गिव ओनली द एग्जांपल, लाइक कि हाँ ये देखो ये चीजें उस टाइम पे भी थी, सोलर एनर्जी क्यों बनाया गया, क्यों इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, दैट आई विल यूज एज एन एग्जांपल। बट इस वाले के लिए महाकाल कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड, उसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। Solutions by the people for the people, it is important article regarding the reasoning के कह लो, इंग्लिश कह लो, जीके के नहीं है। Blaming technology for the death of society is misguided। ये कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होता है आपको 10 अक्टूबर को, दैट्स वाई एक बार देख लेना इसको, इट इज इजी। Check your learning part. Who is the former US Reserve Chair who won the Nobel Prize in Economics this year? Easy question. फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी दैट लेड डाउन द लॉज ऑफ वॉर, बहुत इजी, कल ही किया है। प्रेस जिन शिहादी, जैसे क्लैट में भी सरप्राइज मिला था, ये सरप्राइज यहाँ भी है, बता देना इसका आंसर, कल के न्यूज़पेपर में था ये बाय द वे। विद रेफरेंस टू द कॉलेजियम, ये कॉलेजियम के ऊपर क्वेश्चन है जिसके हम लोग बहुत बार डिस्कस किए। इन द अपकमिंग डेज आई विल जस्ट क्लोज द टॉपिक ऑफ कॉलेजियम ऑल्सो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2016 में बड़े फेमस एग्जाम में पूछा था सोलर अलायंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर बताइएगा कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2014 में हुआ था। इज आर करेक्ट। द अलायंस इंक्लूड्स ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मैंने क्या बताया, यूनाइटेड नेशंस की सारी कंट्रीज ज्वाइन कर सकती हैं, राइट। अब क्या सारी कंट्रीज इसमें है, 121 कंट्रीज ही है यूएन में, तो ये देख के आंसर करिएगा थोड़ा। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड जस्ट लाइक फॉर यू, लाइक एक बार सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे, राइट।
तो आज के लिए इतना काफी, एंड आई होप यू विल रीड द न्यूज़पेपर एंड फॉलो द डेली एनालिसिस. थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.